तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा था। नहीं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा था हमने लास्ट। और इसमें हमने देखा था कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, और कुछ एग्जांपल्स इन्होंने आप लोगों ने भी मुझे दिए थे, मैंने भी आप लोगों को दिए थे। तो उसको सोच के और देख के हमें पता चला कि इसके काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। अब उसके बाद इन्होंने इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी है और रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है, प्लस फिर इंडिया का क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहा है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, उसके बारे में बात करी है। तो ये तीन टॉपिक्स हमारे बचे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब था क्या कि ऑब्वियसली हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, और ये जो फिनोमेना था ग्लोबलाइजेशन का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड था। तो इंडिया का एक स्पेसिफिक रिस्पांस यहाँ पे बनता भी है। हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो आगे हैं, बट यहाँ पे जैसे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स से चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, मुस्कान पेज नंबर 144 पे हैं, पेज नंबर 144, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें इन्होंने क्या बात बोली है कि ग्लोबलाइजेशन हमने ये देखा है कि पुराने टाइम से ये चला आ रहा है ऑल ओवर द, और जो भी फ्लोज़ के हम लोगों ने यहाँ पे बारे में बात करी है यहाँ पे, कि चाहे वो कैपिटल है, कमोडिटी है, या फिर आइडियाज़ हैं या लोग हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है कि वो होता हुआ है। तो कहते हैं जो कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स हमारे पास से आए थे, तो एक्चुअली वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का था, बट कहीं ना कहीं वो इंपीरियल पावर थी और हमने रूल करना शुरू कर दिया था। तो जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए था, वो हमारे पास सामने नहीं आया। ठीक है, तो वो कॉन्सिक्वेंस था ब्रिटिशर्स का, वो हम पे रूल करना चाहते थे। तो कहते हैं उस टाइम पे इंडिया जो है एक्सपोर्टर बना प्राइमरी गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का, और कंज्यूमर बना फिनिश गुड्स का। हमें पता ही है ब्रिटिशर्स जो पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा ही, ऐसा ही होता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारा ब्रिटिशर्स के साथ एक्सपीरियंस रहा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रादर देन हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करें, हम खुद ही चीज़ें बनाएंगे और किसी दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। और हमने ये भी डिसाइड किया कि नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, कि दूसरे हमें एक्सपोर्ट ना करें, यानी कायदे से बात किया जाए कि हम इंपोर्ट ना कराएं, बाहर से चीज़ें ना मंगाएं, और खुद ब खुद प्रोड्यूस करें, खुद ब खुद चीज़ें बनाएं। इसको बोला गया नाम, दिस प्रोटेक्शनिज्म जनरेटेड इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म मार्क कर लेना, 1 मार्कर है। प्रोटेक्शनिज्म को आज के पॉइंट से इस टाइम पे अगर रिलेट करें 2020 में, तो मोदी जी ने भी चिल्ला चिल्ला कर कहा था, और पिछली क्लास में कीर्ति ने भी एग्जाम्पल दिया था इसका छोटा सा आत्मनिर्भर का। ठीक है, सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ने को मिलता है टॉपिक जिन लोगों के पास है, सेल्फ रिलायंस का। तो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी इसलिए लेकर आई गई थी कि अपने जो इंडियन लोग हैं उनको बचाया जा सके, इस सेंस में कि हम लोगों के ऊपर दुराचार, दुर्व्यवहार जो ब्रिटिशर्स करके गए थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो टू अवॉइड दैट केस कि वो दोबारा ना हो, इट शुड नॉट गेट रिपीटेड, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया, ना एक्सपोर्ट किया ना इम्पोर्ट किया, सब चीज़ें ख़त्म कर दी। हालांकि इन्होंने बोला इसकी प्रॉब्लम भी थी। कहते हैं वाइल सम एडवांसेस वर मेड इन सर्टेन अरीनास, क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज हेल्थ, हाउसिंग एंड प्राइमरी एजुकेशन डिड नॉट रिसीव द अटेंशन दे डिजर्व्ड, इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये प्रोटेक्शनिज्म 1 एंड 2 मार्कर आता है। 1 मार्कर मैंने लिखा है, 2 मार्कर ये अपने अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कहते हैं जो क्रिटिकल सेक्टर्स है, जैसे हेल्थ, हाउसिंग और प्राइमरी एजुकेशन, इसको इतना ज़्यादा जो है अटेंशन यहाँ पे नहीं मिली। स्लगिश ग्रोथ रेट था। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा ज़्यादा था, और हम लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो। इंडिया ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म को चूज़ किया अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और हमने जो है एलपीजी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, $7 बिलियन का हमें उस पर लिए लोन मिला था, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि आपको अपनी इकॉनमी को ओपन अप करना पड़ेगा, तभी हम ये जो है आपको लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो कई सेक्टर्स को डीरेगुलेट किया गया, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किया गया। हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दी है कि कितना अच्छा रहा ये इंडिया के लिए, बट द अल्टीमेट टेस्ट इज़ नॉट हाई ग्रोथ रेट्स एज मेकिंग श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड सो दैट एवरीवन इज़ बेटर ऑफ। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो बेनिफिट है, चाहे उस टाइम से शुरू हुआ 1991 से और आज तक हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर घूम फिर के हम एक कंक्लूजन पे यहाँ पे ये पहुँचते हैं कि हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज़ द यूज़।
ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोले। तो इंडियन ग्लोबलाइजेशन का इस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। तो ये वैसे क्वेश्चन 4 मार्कर आता है, आंसर यही है जो आपके सामने है, ठीक है, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप अगर पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में लिख लो या वैसे लिख सकते हो, बट ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत कम आया है, लिटरली बहुत कम आया है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो आया हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब हुआ क्या कि ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं था कि फ़ायदा ही दे रहा था सबको, ग्लोबलाइजेशन नुकसान भी दे रहा था, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। बट ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको काफ़ी सारे मूवमेंट्स वहाँ पे दिखाई दिए, काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स चले कि ग्लोबलाइजेशन को फॉलो नहीं करना है। और इसमें लोगों ने ये भी बोला कि इट इज़ नॉट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन बट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है बाकी सारी कंट्रीज़ को स्पेसिफिक, ठीक है। उसके भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के मुंह से ही सुनेंगे, देखना। तो कहते हैं वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी कंटेंशियस सब्जेक्ट एंड हैज इन्वाइटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब। डेफिनेटली हमें पता है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक अ वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये भी पता है। दोज ऑन द लेफ्ट, अब इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो लेफ्ट वाले लिख लीजिए अपनी कन्वीनियंस के। लेफ्ट विंग होती है, राइट विंग होती है, लेफ्ट विंग राइट विंग, ठीक है, या लेफ्ट साइड या राइट साइड आप इसको बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स में वर्ड यूज़ किया जाता है। लेफ्ट साइड जो होती है या लेफ्ट विंग जो होती है, अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लीजिए, लेफ्ट साइड या लेफ्ट विंग जो होती है वो प्रो पुअर, वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, गरीबों के लिए, वेलफेयर के लिए काम कराएगी। उन्होंने बोला थोड़ी सी इकॉनमी लिबरल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी ये लोग मानते हैं। बट मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि सोशल वेलफेयर जो है मना रहे, प्रो पुअर की तरफ काम करे। और राइट विंग जो होती है वो थोड़ी सी कैपिटलिस्टिक व्यू होता है, ठीक है, वो भी मानती है कि लिबरल होना चाहिए सब चीज़ें, पर ये कैपिटलिस्ट मोड से करता है कि प्राइवेट प्लेयर्स हो, प्राइवेट प्रोडक्शन हो, सब अपने फ़ायदे के लिए काम करें, ठीक है, वेलफेयर हो बट इसके थ्रू हो, मार्केट के थ्रू वेलफेयर हो। तो जो लेफ्ट में थे वो ये मानते थे कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। तो लेफ्ट का व्यू मैंने आपको बताया प्रो पुअर होता है, तो इन्होंने क्या व्यू दिया, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। अब इसके साथ एक प्लस चीज़ और क्या हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है, तो सरकार जो है वो गरीबों के हित में, गरीबों के फेवर में नहीं सोचती। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो राइट विंग वाले हैं, तो लेफ्ट विंग वाले ये 4 लाइनें, राइट विंग वाले जो राइट साइड को रेफर करते हैं वो ये बोलते हैं कि एक्सप्रेसेस एंजाइटी ओवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट। कहते हैं इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। इन पॉलिटिकल टर्म्स ये मानते हैं कि गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर चुका है या काम नहीं करेगा। इकोनॉमिकली वो ये चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंट या प्रोटेक्शनिज्म फॉलो हो कुछ एरियाज ऑफ द इकोनॉमी में। एंड कल्चरली ये लोग मानते हैं कि अपना जो इनकी किसी भी कंट्री का कल्चर है वो ख़राब हो जाएगा या हार्म हो जाएगा, ठीक है, उसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब सिंपल सी बात है कि आप वो देखो, आपने इंग्लिश में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा द लास्ट लेसन में जो एम हिमल थे उन्होंने क्या बोला था, एम हिमल ने बोला लास्ट में जाते थे वीवा ला फ्रांस, और उन्होंने बोला कि अपनी जो लैंग्वेज है, हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बड़ी प्लेजेंट लैंग्वेज है, और इसको हमें रिटेन करके रखना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो जर्मनी वाले जो लोग आ गए थे और वो चाहते थे सबको हटा दे, सब चीज़ें कर दे। तो एक तरीके से ये भी ग्लोबलाइजेशन है, बट जैसे कॉलोनियलिज्म में हुआ हमारे पे रूल, वैसे उनके साथ भी रूल हुआ, बट उनकी चीज़ें छीन ली गई। तो ये एक तरीके से मानते हैं कि उनका जो कल्चर था उस टाइम पे, जहाँ पे अल्सेस एंड लोरेंस जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वैसे हम लोग करके चलते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कल्चर वैल्यूज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये लेफ्ट एंड राइट विंग के व्यू थे। फिर उन्होंने बोला इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, तो इसके साथ साथ क्या हुआ, जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखते हो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स यहाँ पे शुरू हुए ग्लोबल नेटवर्क पे, अलाइंग विद दोज who feel like them in other countries. Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se as much they are opposed to specific program of globalization. तो कहते हैं कोई जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स चला रहे थे उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि ग्लोबलाइजेशन से दिक्कत है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम आप चला रहे हो ग्लोबलाइजेशन का, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड जिन्होंने, उन लोगों ने क्या माना कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म विच इज़ कमिंग बैक, ठीक है। और जो लोग इनसे
ये फेस करके निकले हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत मेजर चैलेंज था कि दोबारा हम जो है इस चंगुल में फंस जाएंगे। सो इन 1999, ये ईयर और डेट मार्क करना, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन 1999 WTO ministerial meeting there at the World Trade Organization ministerial meeting, there were widespread protests at Seattle alleging unfair trade practices by the economically powerful states। ठीक है, तो कि इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स है वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं। It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in the evolving global economic system। तो इन्होंने बोला कि डेवलपिंग वर्ल्ड में आप जो है स्पेसिफिक जो है चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी चीज़ जिस तरीके से चली आ रही है ओवरऑल जो सबको फायदा कर रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम था, ये भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म था, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। विच ब्रिंग्स टुगेदर अ वाइड कोलिशन कंपोज ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड विमेन एक्टिविस्ट अपोज टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो WSF ने नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया। नियो मतलब नया, लिबरल मतलब थोड़ा सा फ्री, और ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ ही लिया अभी, तो उसके लिए थोड़ा सा ही अगेंस्ट थे। और इन्होंने बोला जो फर्स्ट WSF की मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी पोर्ट एलेग्रे, ब्राज़ील 2001 में। ये मार्क कर लेना, 1 मार्कर आपका आया हुआ है, ये लेटेस्ट में ही आया है, बोर्ड्स में नहीं आया बट सैम्पल पेपर में आया हुआ था ये, तो आप मार्क कर लीजिएगा, और स्कूलों में भी दिया था। फर्स्ट WSF मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी पोर्ट एलेग्रे, ब्राज़ील 2001। फोर्थ WSF मीटिंग जो है वो मुंबई 2004 में हुई थी। लेटेस्ट WSF मीटिंग जो है मॉन्ट्रियल कनाडा अगस्त 2016 में हुई थी। इसके अलावा किसी के पास नया डेटा भी है क्या? हाँ, वही मैं उसी पे आने वाला था। कौन सा है बोलना दोबारा, दिशा दोबारा बोल दो। ब्राज़ील है, मार्च 2000 हुई है। ब्राज़ील 2018 मार्च में। अच्छा, मार्च 2018, ठीक है, मार्च 2018 ब्राज़ील लिख लेना आप। ओके या, तो ये इसकी डेट्स आपको याद रखनी है प्लीज़, ये आप मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने यही बताया कि ग्लोबलाइजेशन को कैसा रेजिस्टेंस मिला है वर्ल्ड वाइड। तो लेफ्ट विंग ने बोला, राइट विंग ने बोला, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बोला, और जो कुछ प्लेटफॉर्म्स थे वर्ल्ड ट्रेड पे बात बोली गई, WSF ने बात बोली है कि कहाँ क्या क्या हुआ, वो चीज़ उन्होंने बताया। एंड लास्ट बट नॉट, अच्छा सॉरी, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन 4 मार्क्स का टॉपिक है आपका। और लास्ट टॉपिक है इंडिया इन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपका 4 मार्कर का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है कि इंडिया ने भी जो है ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट यहाँ पे किया था। ठीक है, तो वो क्या है, तो कहते हैं इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन को। हाँ जी पलक। हाँ जी सर, इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन 4 मार्क्स। इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन वाला जो 4 मार्क्स का है, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन भी 4 मार्कर है, और जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया इन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी 4 मार्कर है। ओके सर। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि इंडिया ने भी कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया है, नॉट ओवरऑल बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे हमारी कंट्री के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोग्राम से खुश नहीं थे। बट ऑब्वियसली इसको हम लोग कंसिडर करें या ना करें, बट 1991 से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट आई गई हैं हमारे यहाँ पे, वो सारी गवर्नमेंट ने LPG की पॉलिसीज़ को अग्री किया है, उसको फॉलो किया है। इनफैक्ट ये चैप्टर, इसका थोड़ा सा इलेबोरेटेड चैप्टर बुक 2 में है, बट फॉर्चुनेटली उस चैप्टर को कटवा दिया गया है इस आपके सेशन के लिए, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये चीज़ एक्चुअली में तब से चली आ रही है, बट इसके बाद भी जो रेजिस्टेंस मिलता है, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं व्हाट हैज़ बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स प्ले अ रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड फाइंडिंग वेज टू डील विद मैटर्स दैट ट्रबल देम। तो कहते हैं लोग मूवमेंट छेड़ देते हैं, मूवमेंट इसलिए छेड़ते हैं कि उनको पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और क्या ट्रबल कर रहा है हमें, वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, अलग अलग जगह से हमें देखने को मिला है। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट, मैंने आपको अभी बता दिया था लेफ्ट विंग कौन सी होती है, टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। तो इंडियन सोशल फोरम ने भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किया, लेफ्ट विंग ने किया कि जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियंस थी, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की, एज वेल एज ऑफ दोज ऑफ रिप्रेजेंटिंग दोज फार्मर इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स।
ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके काम कर रही हैं उनको भी जो है बंद किया जाए। एंड द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स हैज आल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन। तो इनफैक्ट जैसे इसके बारे में बोला जाता है, प्रैक्टिकलिटी शायद आपको नहीं पता हो, स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आप जैसे अब अमेरिका जाओ, वॉलमार्ट, अब जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग तो नीम का पेड़ होता है तो आपको, आई होप आप लोगों को पता हो, नीम से हम लोग ब्रश किया करते थे तो डायरेक्टली कोई ब्रिसल्स विसल्स नहीं होती, तो नीम का दातुन बोलते हैं। एंड उससे दांत अच्छे रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जर्म्स नहीं होते हैं, दांत अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। अब तो सारा केमिकल बेस्ड हो गया है, तो बहुत लोग करा करते थे जो सुबह सुबह सैर पे जाते थे। ठीक है, ये चीज़ें। तो अब वॉलमार्ट में क्या है, अमेरिका में जो वॉलमार्ट है, लिटरली वो $5 इमेजिन करो, $5 इज़ लाइक ₹350 इस टाइम के हिसाब से भी अप्रॉक्सीमेटली। और वो $5-6 के नीम के पैकेट्स बेचते हैं, नीम के स्टिक्स के, है ना, कि ब्रश के लिए यूज़ किया जाए, इस तरीके से किया जाए। तो ये सब चीज़ें कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है कहीं ना वो उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। हमें तो यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, वो वहाँ पे इसको बेच रहे हैं एक्चुअली में। सो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। तो लेफ्ट विंग वालों ने ये बात बोली, राइट विंग वालों ने क्या बोला कि दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिवली पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इन्होंने बोला फॉरेन टीवी चैनल्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए, वैलेंटाइंस डे हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन ड्रेसेस हम लोगों को नहीं पहननी चाहिए, एंड गर्ल का जो टेस्ट है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी वो जैसे ड्रेसेस हैं या फिर जो है ओढ़ना पहनना उन लोगों का होता है, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने एक बात यहाँ पे बोली है। तो ये रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ से एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि वैलेंटाइंस डे का हमारे कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, और उसका एक क्वेश्चन कवर होता है वैलेंटाइंस डे का। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्कर और 1 मार्कर ये क्वेश्चन आता है वैलेंटाइंस डे का, उसके बारे में यहाँ पे बात हो। राइट विंग वाले इसी तरीके से बोलते हैं कि जो है वैलेंटाइन डे भी मत बनाओ, फॉरेन टीवी चैनल्स नहीं बनाओ, जो है नहीं होने चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करके चले। तो ये इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन था। लेफ़्ट और राइट विंग के व्यू यहाँ पे दिए हुए जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये जो है बात इन्होंने यहाँ पे बताई। इतना समझ आया सब लोगों को? यहाँ पे क्लियर है? ये वाला टॉपिक, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और इस हिसाब से हमारी ये बुक भी ख़त्म हो गई, फर्स्ट बुक। ठीक है जी, तो ओके, तो अब थोड़ा सा एक छोटी सी गेम खेलेंगे। वी हैव थोड़ा सा टाइम। ठीक है, अभी आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ ली विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर आगे हम लोग उसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो पहले बताओ ये चैप्टर सबको क्लियर है, या जो लास्ट टॉपिक हमने किए सबको क्लियर है? आराध्या, दीपिका, आप दोनों को क्लियर है जो भी हमने पढ़ा? यस सर। ओके, दीपिका तुम्हें क्लियर है? ये तुम लोगों का माइक बहुत दूर होता है क्या? ये बेड पे बैठे होते हो, दीवार पे टांग रखा होता है कि इतना अनम्यूट करने में इतने साल लग जाते हैं? दीपिका, चिल्ला के। हाँ अच्छा, आराध्या तुम्हें चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है, मेरे को लग रहा है दीवार पे फ़ोन टांग देते हो और बेड पे लेट जाते हो, फिर उठते हो, ओ सर ने बुलाया, अनम्यूट करे जाके, दूर जाके मेरे को लगता है ऐसा होता है तुम्हारे साथ। यही काम रह गए, उनको रखना है। दीपिका सो गए क्या तुम? दीपिका जी आइए। कहाँ हैं आप? आवाज़ ही नहीं आ रही दीपिका। दिशा तुम्हें क्लियर है? दिशा, गुनगुन, कीर्ति, मुस्कान? मेरा कनेक्शन चला गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। गुनगुन आपको क्लियर है? कीर्ति, मुस्कान, पलक, आपको क्लियर है ये जो हमने पढ़ा अभी? Yes sir. ठीक है। वर्नीत, आपको क्लियर है? ये समझ आया? बीच में कुछ मिस हो गया था, बट वीडियोस देख लेना वो आप, कोई बात नहीं। वर्नीत एंड वान्या, आपको दोनों को समझ आया? यस सर। तो पहले ही करा हुआ था। ये वान्या क्या बात है, स्कूल 11th में 12th का पढ़ा दिया था। माय गॉड वान्या, मुझे पता है तुमने। आप नहीं तो हाँ पता है मुझे। और वो ना काट के मत करना वान्या, ध्यान रखे, ठीक है? जो मैंने बात बोली है उसको मार्क कर लेना। अच्छा ठीक है, अब छोटी सी गेम खेलेंगे फटाफट, ताकि आपको पता चले आप ग्लोबलाइजेशन से वाकिफ़ है कि नहीं है। ठीक है, अब बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि सबसे है, और फटाफट आंसर कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक फ़ायदा एक नुकसान जो कि हमारी कंट्री में देखते हुए मिला है, हम लोगों को देखने को मिला है? फटाफट शुरू कर रहे हैं। उल्टा, वर्नीत, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे है। क्वेश्चन सेम है, बुक में देखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ मिलेगा नहीं।
आपको क्या लगता है आपकी कंट्री में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का, कोई नेगेटिव? वरनीत, पहला सवाल 10 रुपए के लिए वरनीत के सामने ये रहा। टुडुडुडुम, डिश। सर सोचने का टाइम तो दो। ओके चलो सोचो सोचो। KBC में भी 1 मिनट मिलता है। अच्छा वरनीत सोच लो। वान्या, कोई बात नहीं। हाँ राध्या सुन लिया मैंने। वान्या, पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम्हें लगता है ग्लोबलाइजेशन? पॉजिटिव ये हो गया कि चीप प्राइस में अच्छी चीज मिल जाती है, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस मिल जाती है। और डिसएडवांटेज ये हो गया जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से बाकी जो देते हैं वो और सस्ते में देते हैं रादर देन इंडियन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सही है वान्या, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वान्या। ओके, कुछ स्पेसिफिक, ठीक है वान्या ने जनरलिटी में बोला, कुछ और स्पेसिफिक? पलक, मतलब कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पलक, कोई भी ऐसा तो स्पेसिफिक? हाँ ठीक है वान्या, ठीक है। सर टेक्नोलॉजी पॉजिटिव में मतलब काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है एंड ट्रेड। और ठीक है, नेगेटिव? नेगेटिव में जॉब इनसिक्योरिटी। ठीक है, नेगेटिव में जॉब इनसिक्योरिटी। ओके ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुस्कान, सर जैसे हो सकता है लाइक आजकल के जो हमारी क्लोथिंग एक्सेसरीज वेस्टर्नाइज, एकदम वेस्टर्न क्लोथिंग जो हम लोग पहनते हैं, जीन्स या जो भी पहनते हैं, और अब हम बस एक ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। और नेगेटिव सर कि हमने अपना ट्रेडिशनल हम इतना नहीं पहनते हैं क्योंकि हम लोग वेस्टर्नाइज हो गए हैं थोड़े से, तो हाँ, हम ठीक ट्रेडिशनल है। इतना नहीं। सही बात है, सही बात है। इस पे होता भी है क्योंकि पुराने ज़माने में लोग धोती कुर्ता ये वो लाना, पैंट शर्ट सब पहनते रहते हैं। अब चीज़ें डिफरेंट हो गई है या ठीक है, ठीक है। मुस्कान, आपके पास कोई पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव हमारी कंट्री में आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ हो? सर जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब जैसे शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वो पॉजिटिव है। और एक नेगेटिव वो है जिनका जो मार्केट में बिजनेस है उनका वो थोड़ा कम हो गया ऑनलाइन के उससे। जैसे शीन की ऐप अभी बैन हुई है, तो ऑलमोस्ट सब पहले शीन पे शॉपिंग करते थे और मार्केट नहीं जाते थे। हाँ ओके कूल, ठीक है। उसका अच्छा पॉइंट है, थैंक यू। ओके कीर्ति जी, आपके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव? सर इंडिया में जैसे मतलब कस्टम थे, वो जो बैड कस्टम थे वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, जैसे उनका लिटरेचर वगैरह आया तो उससे यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ी और उससे मतलब इंडिया में थोड़ी बेटर हुई है लाइफ अगर देखा जाए। मतलब कल्चर और जो भी बैड मतलब पहले से जो चलते आ रहे थे प्रथा वगैरह। सही है, ठीक है। और नेगेटिव कि हमारे लाइक जो एक्चुअल मतलब इंडियन चीज़ें होती थी पहले से, मतलब प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन, वो लूज हुआ है थोड़ा। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कीर्ति, है ना? नहीं मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हुआ लेकिन इंडियन कल्चर भी हमारा जो है लूज हुआ है। हाँ। पॉजिटिव कुछ सेंस में हुआ है, जैसे जो एक्ट्स वगैरह अभी हटाए गए हैं ये LGBT वगैरह के, वो सब थोड़ा बहुत तो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होकर ही रहता है, बिल्कुल ठीक है, समझ गया भाई। तो वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कीर्ति, समझ गया। नाइस पॉइंट, आपका भी सही लगा। गुनगुन, सर पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि ट्रेड रिलेशन ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और नेगेटिव जॉब लॉस नेगेटिव लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, ठीक है। हाँ ओके, जो पीछे पॉइंट रिपीटेड था, ठीक है, बट इस पर एक चीज़ आपने सही बोली। ओके दिशा, सर पॉजिटिव ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से लाइक हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर ट्रेड रिलेशन वगैरह को कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। एंड जो नेगेटिव ये हो गया कि जो लोकल ट्रेडर्स थे वो बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं। ओके दिशा, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक और कोई पॉइंट? ये तो सब लोगों ने बोल दिया दिशा। और कोई ऐसा पॉइंट जो आप बोलना चाहते हो, जिसके ऊपर आप रोशनी देना चाहते हो, जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हो आगे? अच्छा एनीवे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके दीपिका, डू यू हैव एनी पॉइंट? नेगेटिव कंपटीशन। कंपटीशन भी है, हाँ ठीक है, ठीक है। दीपिका, आपके पास कोई पॉइंट?
सर जैसे मतलब कि जैसे चाइना का ही मतलब हम सारा सामान लेते हैं तो उनसे ही मतलब लेते थे हम, तो उससे मतलब हमको काफी ज्यादा मतलब हुआ है कि मतलब इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनका मतलब काम काफी कम हुआ है। तो ये नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला ये कि हमको मतलब चाइना जो चीजें देता है वो सस्ती पड़ती है हमको थोड़ी। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। सर ये बात। भी कह सकते हैं लाइक सर जो नेस्ले वगैरह वो इंडिया के ब्रांड्स नहीं है। अब इंडिया के जो ब्रांड्स थे ये फॉरेन ब्रांड्स आने से लाइक इंडिया की अगर कोई कॉफ़ी की पर्टिकुलर ब्रांड थी तो वो उसकी लाइक सेल्स वगैरह सब डाउन हो गई एंड नेस्ले को सब लोग प्रेफर करने लग गए, या लाइक जो भी कोई ऐसा और दूसरा ब्रांड, तो वो मतलब इंडिया पे फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया और इंडियन ब्रांड्स जो थे वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर वही होते हैं फॉरेन ब्रांड्स होते हैं मार्केट। ठीक है दिशा, ठीक है, ठीक है। वनीत, आपके पास कोई पॉइंट? सर नेगेटिव में अगर हम कंपटीशन को अगर हम कंपेयर करें तो कंपटीशन में एफडीआई को लेने के चक्कर में सबके इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव में ज़्यादा एक्सेस में कैपिटल फ्लो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन कैपिटल है। नाइस, ओके, गुड, ठीक बात है। देखिए कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो विच इज़ अ नाइस पॉइंट वनीत। ऑब्वियसली इट नीड्स एक्सप्लेनेशन, बट बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट दिया, सबका ही सही लगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो ये आई होप इतना सब आपको आया, तो ये क्लियर हो गया आपको चैप्टर। तो सुनने का पर्पज़ यही था कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट अगर किसी तरीके से क्वेश्चन अगर कवर होता है तो इनफैक्ट पॉल साइंस का एक बड़ा खास एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा से ऐसा रहा है। इस साल भी मेरा, जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस मैं प्रिडिक्ट करता हूँ लास्ट में, तो पॉल साइंस में एज इट इज़ वो क्वेश्चंस आते हैं। इस साल भी आए, लगभग 12 टॉपिक्स थे। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये वाला ईयर गया है हमारा, जो ये चल रहा है 2020, इसमें जो भी फिनोमेना हुआ होगा नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर से पेपर बनना शुरू हो जाते हैं, वो आपके बोर्ड्स में आता है कहीं ना कहीं सेंस में। तो ये सब हम लोग बोर्ड्स के टाइम पे जब आ रहे होंगे, तब सेंटर पे भी बैठ रहे होंगे हम लोग, हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी बिताते हुए ठीक है, तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान देना। बाकी जिन जिन लोगों ने जो पॉइंट्स बोले हैं बहुत अच्छे बोले, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ कि क्या करना है, उसके हिसाब से शायद नेक्स्ट क्लास ना भी लूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कि फ़िलहाल करना क्या है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल वेरी वेरी सून, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।